हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है? जो भी चीज इंफॉर्मेशन क्या है जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिलीवर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जैसे मैंने कोई मेल करा या कोई भी एक सोशल मीडिया एक्ट, अगर ये सारे केसेस में अगर वो कुछ एक्ट होता है, कुछ फ्रॉडुलेंट चीजें होती है या कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नाम में मेंशन है इंफॉर्मेशन, ऐसा एक्ट जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू अलग अलग टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं, थ्रू एक्सेल भेज रहे हैं, या फिर मेल राइटिंग हो गया, या कोई प्रमोशनल ऐड हो गया, या हमने दूसरे टूल्स या वेबसाइट यूज करे जिससे इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे की ओर चले जाए। अब इसमें जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है कुछ इस यूनिट में बेसिकली शॉर्ट नोट आता है। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में जो मार्किंग है वो 14 मार्क्स पर क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आउट ऑफ एनी 5 करना रहता है। तो एक क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का है, उस 40 मार्क्स में से 14 में से आपको बेसिकली ये वाला जो यूनिट है ना, उसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं कि ABC ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको सारे ऑप्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और ये क्वेश्चन कंप्राइज करता है 14 मार्क्स का। फाइन, तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल डिजिटल सिग्नेचर क्या, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या और साइबर लॉ क्या। तो बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स 5 के ऊपर बनाने हैं। फाइन, तो ये जो पांच ऑप्शंस हैं इसमें से आपको शॉर्ट नोट लिखना है, बेसिकली ABCD and E। तो ए वाला फर्स्ट वाला के डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर से अपन क्या समझते हैं? जैसे कि मैंने कोई एग्जाम फॉर्म भरा, मुझे एग्जाम अपीयर कर रहा है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल करा, उसमें सिग्नेचर वाला पार्ट है, क्योंकि सिग्नेचर का यहाँ मतलब है ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन की हाँ ये मैंने जो सिग्नेचर करा ये मेरा ही है। तो आप जैसे आपने एग्जाम फॉर्म भरा तो वहां पे आपको लग रहा है डिजिटल सिग्नेचर, तो आप जैसे साइन करते हो उस वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म पे वो अपलोड हो जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या? इज इट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट यूजेस द क्रिप्टोग्राफी टू ऑथेंटिकेट। मतलब डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ऑथेंटिकेशन है द सेंडर ऑफ द मैसेज और द साइनर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब जैसे वो एप्लीकेशन फॉर्म था, वो तो एक अप्रूवल था कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं, आपको एक प्रपोज था कि भैया ये एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, आपका विश है, आपको भरना है तो भरो, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्जाम को अपीयर करो। तो यहाँ पे क्या है? मतलब सेंडर ऑफ दैट मैसेज, उसको जो मैसेज दे रहा है जो एग्जाम फॉर्म वाला कंपनी है, हम उसको डिटेल भेज रहे हैं। तो हमारा क्या वो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन है, हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल सिग्नेचर कि हाँ ये मेरा ही है, इस पे वैलिडेशन है। अगर ये नहीं आप करोगे तो वो हो सकता है आपका एग्जाम फॉर्म वैलिड ना हो। और हम इसके आपकी आईटी एक्ट कैसा है? जो भी फ्रॉडुलेंट केस, जो भी केसेस होते हैं आईटी एक्ट में और इस डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, तो वो चीज नहीं होगी। वो आप केस फाइल कर सकते हो, केस शूट कर सकते हो। मेरी साइन से कोई और एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकता है, एग्जाम के पैसे भर सकता है, डिटेल्स डाल सकता है, पर डिजिटल ऑथेंटिकेशन के एग्जाम को फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। तो क्या इट इज द वे टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई of the sender's signer and ensure that the message or document has not been tampered with during transaction। तो डिजिटल ऑथेंटिकेशन क्या है? एक डिटेल, एक प्रूफ, एक एविडेंस है जो हम उस फॉर्म में एप्लीकेशन में सेंड कर रहे हैं। हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स, कैसे काम करता है? हैश फंक्शन इज अप्लाइड टू द मैसेज डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट नोन एज मैसेज डिजिट। तो एक देखो डिजिटल सिग्नेचर होता है हैशटैग, मतलब ये ऐसा बोल रहा है थ्रू फिंगरिंग, थंब के थ्रू हम जैसे ये फिंगरप्रिंट करते हैं तो वो भी एक ऑथेंटिकेशन। देखो ओल्ड टाइम में ऐसे ही चलता था, पहले सिग्नेचर बहुत कम चला करती थी, तो हम थ्रू थंब के थ्रू ये हैश फंक्शन यूज करते थे फिंगरप्रिंट। Encryption, the message digest is encrypted using the sender or signer printed key। तो जैसे ही आप ये ऑथेंटिकेशन देते हो, ये डॉक्यूमेंट जो वैलिडेट हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर, द एनक्रिप्टेड मैसेज क्या लिखा हुआ है? डाइजेस्ट टू अटैच द मैसेज। मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है
वो प्रॉपर्ली अटैच हो चुका है, वो फाइनलाइज हो चुका है कि जो आपने साइन करा, सील मारा, वो आपने ही है, आपके प्रेजेंस में ही हुआ है, आपने ही किया हुआ है। तो ज्यादा जो भी चीज है वो आपके अगेंस्ट में लॉ एक्ट करेगा, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर दिया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर देखो, शॉर्ट नोट में तो ऐसे ही पूछा था कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या, बट अब देखो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर अगर आप डिवाइड करो तो 3 मार्क्स ईच, 5 का आता है तो वो 15 बैठता है, ठीक है। बट अब क्या है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करोगे थ्रू डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या बेटर प्रेजेंटेशन, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब जैसे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केट है, तो इसको आप क्या करो, उसका फ्लो चार्ट में प्रेजेंट कर दो। जितना ज्यादा फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करोगे उतना आंसर प्रेजेंटेबल है, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। ये थ्योरी को आप डायग्राम में फ्लोट कर दो, डायग्राम में डाल दो। सिंपल डिजिटल सिग्नेचर, बेसिक डिजिटल सिग्नेचर दैट इंश्योर्स that uses a single private key to encrypt the message। अब यहाँ पे एक सिंगल नॉर्मली कर लिया, अपने सिग्नेचर दे दिया, तो वो डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। एडवांस डिजिटल सिग्नेचर और मोर सिक्योर, मतलब ये बेसिकली यूज होता है टेक्निक्स के अंदर, प्राइमरी, एडवांस और टाइम स्टैंपिंग डिजिटल सिग्नेचर। मतलब इसमें कुछ सेकंड्स है अवेलेबल कि आपको इतने में इतना फिंगरप्रिंट इतने टाइम में देना है। बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट क्या है, इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, भाई प्रूफ है, आगे जाके कुछ भी इश्यूज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ अगर मेरे केसेस में मैंने जो चीज करी है उसके रिलेटेड फ्रॉडुलेंट कोई चीज हुई है तो आप केस फाइल कर सकते हो, केस शूट कर सकते हो इसके अंदर। एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, फाइन। Digital signature automate the signing process, reducing the need for physical signature and paperwork। मतलब ऐसा है कि आपको कहीं जाके नहीं करना है, डिजिटली क्या है कि आपने वो साइन करा, उसको स्कैनिंग करी, उसको डॉक्यूमेंट में लगा दिया, तो वो वेरिफिकेशन हो गया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इससे आपका पेपर कम होगा, एनर्जी, रिसोर्सेज, सारी चीजें कम लगेंगी, फाइन। अब जो सेकंड वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑल्सो नोन एज ई गवर्नेंस, refers to the use of information communication technology to improve the efficiency, transparency, accountability of government services and operational। मतलब कोई भी ऐसी चीज इंफॉर्मेशन जो हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करनी है, भाई इंफॉर्मेशन इज ए टू वे प्रोसेस, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, कोई चीजें मतलब लीगल हो, या फिर आप जो भी चीजें प्रेजेंट कर रहे हो उसका वैलिडिटी ऑफ प्रेजेंटेशन हो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस सर्विसेज एंड ऑपरेशन। मतलब जो भी गवर्नमेंट एक्ट है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, उसमें ये ई गवर्नेंस वाला पार्ट यूज हो सके, वही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब होता है समथिंग दैट वन हैज टू कंट्रोल, या उसकी बाइंडिंग्स हो, या फिर आप ये बोलो कि उसको कोई भी चीज को फॉर्मुलेट करनी हो, सर्कुलेट करनी है, तो वो हम यूज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है भैया, एफिशिएंसी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, जिसको जो असाइन होगा, जो पर्टिकुलर वेबसाइट होगी वही प्रेजेंटेबल होगी, वही मॉनिटरिंग वाला कांसेप्ट आएगा। बेटर सिटीजन एंगेजमेंट, आप एक ही पोर्टल बनाते हो गवर्नमेंट का, एक ही वेबसाइट बनाते हो, तो उसपे होता क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डेमोग्राफिकल वे, एज फैक्टर वे, रीजन वे, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो बेटर सिटीजन एंगेजमेंट मतलब है कि आपने वेबसाइट बनाया, पोर्टल बनाया, सारी चीजें डल गई है, तो उसमें होगा क्या कि वो नॉर्मली सिटीजन उसको यूज कर सकता है। तो आपको जो भी डेटा कलेक्शन है, जो भी चीज आपको कलेक्ट करनी है, या नया कोई स्कीम फॉलो करना है, नया एक डॉक्यूमेंट ही बनाना है, जैसे आधार कार्ड जैसा कोई और नई चीज आ गई, तो वो इन्वॉल्वमेंट इजी हो जाता है, कम कॉस्ट में हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यूज होता है। क्या क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब ये कुछ स्कीम्स है जो चलती हैं, जैसे भाई गवर्नमेंट को कोई चीज पास ऑन करनी है, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन ले जाएगा, फिर लेके जाएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस, फिर लेके जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजंस सच एज रिन्यूइंग लाइसेंसिंग, पेइंग टैक्सेशन, अप्लाइंग फॉर द बेनिफिट्स। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट से सिटीजन को जा रही है, एक इंडिविजुअल को ये सारी चीजें जा रही है।
फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब कोई भी ऐसी पॉलिसीज, कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट से बिजनेस की ओर जाना है तो वो आ जाएगा G2B के अंदर, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस। फिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। फिर है ई पार्टिसिपेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टूल्स दैट एनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई कंसल्टिंग सर्विस हो गई, कोई कैंपेन हो गई, कोई सर्विस हो गई, कोई सेमिनार्स हो गए, तो उसमें अगर आपके इनसाइट कोई वैल्यूएबल एडिशन करना है तो उसके लिए भी ये सारी चीजें हैं। फाइन। थर्ड वाला ऑप्शन है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या मतलब, एक ऑथराइजेशन जो डिजिटल मोड में होगा। सर्टिफिकेट क्या है, जहां पे आपने वर्क करा है अल्टीमेटली उसका एक एविडेंस इन डॉक्यूमेंट इज आल्सो नोन एज पब्लिक की सर्टिफिकेट, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाइज आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और अ डिवाइस। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिफाई करेगा किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, इंस्टीट्यूट और एज एन इंडिविजुअल। इट इज इश्यूड बाय ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो मतलब ये जो सीए है बेसिकली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज, उसमें क्या क्या चीजें रहेगी, ओनर का नाम रहेगा, लोगोस मेंशन रहेंगे, हो सकता है कुछ सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग नंबर होंगे, या वो सर्टिफिकेट कब के लिए एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें इस डिजिटल सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगी। अब कंपोनेंट, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर, किसके लिए सर्टिफिकेट है, क्या उसमें है, क्या गेन किया हुआ है, क्या आपने रिसीव किया है, उसका पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और मतलब ये हम सर्टिफिकेट इन लोगों को इशू कर सकते हैं। फाइन। पब्लिक की एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट यूज्ड फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब जो चीजें मैसेज ट्रांसफर वन पार्टी से दूसरे पार्टी में कौन इन्वॉल्व है वो भी चीजें मेंशन होगी। सीरियल नंबर, मतलब एक सर्टिफिकेशन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इशू कौन करता है, एक सीए अथॉरिटी करता है। सीए यहाँ पे क्या है, सर्टिफाइड अथॉरिटी दैट इज इशूड। जैसे कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट कैसे होता है, भाई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म हुआ है, एज एन इंटर्न उसको रखा हुआ, तो वो क्या करता है, इंटर्नशिप जैसी कंप्लीशन हुआ वो सर्टिफिकेट डिलीवर कर सकता है। हो सकता है वहां पे हेड का, मैनेजिंग हेड का होगा, या जो चेयर पर्सन है, या उस जो ब्रांच को डील कर रहा है उसका सिग्नेचर ऑथेंटिफिकेशन उस सर्टिफिकेट को होता है। तो वैसे एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट इशू करता है। वैलिडिटी पीरियड, द डेट रेंज, अब सर्टिफिकेट में वैलिडेशन होता है, टाइम होता है। जैसे इंटर्नशिप का क्या है, आपने 45 डेज का किया, आपने 60 डेज का किया, आपने 90 डेज का किया, तो वैलिडेशन पीरियड होगा। अब एट द एंड में सिग्नेचर होगा दोनों चीजों का। जो भी पर्सन है, जेन्युइन पर्सन जो ऑथराइज्ड है उस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, वहां पे वो सिग्नेचर मेंशन होगा। फिर सिग्नेचर वैल्यू, तो वो सारी चीजें। अब टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, ईमेल सर्टिफिकेट, कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फाइन। तो इट यूज्ड टू सिक्योर वेब ब्राउजिंग एन्क्रिप्टेड, मतलब जो वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है, उनके लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसका नाम है SSL। फाइन। अगला जो है वो है ईमेल सर्टिफिकेट, यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग और डिस्क्रिप्टिंग ईमेल मैसेजेस। फिर है कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, यूज्ड फॉर डिजिटली सिग्नेचर सॉफ्टवेयर कोड टू इंश्योर इज ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी। तो डिजिटल सिग्नेचर क्यों है, ताकि वो ऑथेंटिक वैलिडेशन हो जाए बेसिकली उस डॉक्यूमेंट का। क्लाइंट सर्टिफिकेट, यूज्ड टू ऑथेंटिकेट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल और डिवाइस। क्लाइंट टू क्लाइंट, भैया ठीक है हम अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसका अगर सर्टिफिकेट हमने इशू करा लिया, हमने डीलरशिप उसकी ले ली, हम उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट, आप उसके हो सकता है अल्ट्राटेक के कई सारे क्लाइंट है, तो उस ऑथराइजेशन में उस सर्टिफिकेशन के थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब इन जनरल शॉप, रिटेलर, होलसेलर या कुछ भी गोडाउन टाइप है, हम एज ए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ वाला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रिफर्स टू डिजिटल इंफॉर्मेशन डेटा इज स्टोर्ड। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या मतलब, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा वेरिफिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास सेव्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया हो, या तो हमने उसको स्टोर करा है, पुराना रिकॉर्ड जो नया हो, या कोई और एविडेंस डॉक्यूमेंट जो हमने
उसको स्टोर करके रखा है फॉर बेटर एनालिसिस, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। उसके बाद से मैनेज एंड परसीव इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको सर्व करके रखा है, स्टोर करके रखा है, उसको संभाल के रखा है ताकि इन फ्यूचर हमको काम में आ जाए, इन फ्यूचर जो है हम उसको यूज कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी टेक मेनी फॉर्म्स, कैसे कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हो सकता है लिस्ट ऑफ इमेज, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर इमेजेस, ऑडियो वीडियो। ये ऑडियो वीडियो भी तो डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन है। आपने कोई भी जैसे एक्ट किया, प्रमोशनल एक्टिविटी करी, कोई भी सोर्सिंग करी, तो वो भी आपने जो सेव्ड है, जो स्टोर्ड है, वो भी तो संभाल के, वो भी तो एक आपका एक डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा कुछ होता है, ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई, तो ऐसे जो छोटे छोटे क्लिप्स हुए एक कंपनी के, वो हम स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे फिर डॉक्यूमेंट्स हो। अब कैसे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट इन द सेंस वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट, कोई प्रेजेंटेशन हो गया, या कोई डैशबोर्ड, पावर बीआई का कंटेंट हो गया, ऐसा कुछ डेटा स्टोर करके रखना ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। डेटाबेस रिकॉर्ड सच एज कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर ग्रीवेंसेस, कस्टमर फीडबैक, फीडबैक सर्विसेज, सील आफ्टर सर्विसेज, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या, कुछ मेल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, ऑडियो, डेटाबेस को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। अब कैरेक्टरिस्टिक, क्या बेनिफिट्स, क्या सारी चीजें हैं वो देखो। डिजिटल फॉर्मेट, फॉर्मेट होना चाहिए, एक एग्जिस्ट करना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। वैसे डेटा इट शुड बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी अंडरस्टैंड, क्रिस्पी होना चाहिए, ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मशीन रीडेबल, डायनामिक, रेप्लिकेबल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी कॉपीड एंड रेप्लिकेटेड। जो आपने स्टोर करके रखा है जो चीजें, उसको आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। फाइन। अब जो इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो है बेसिकली साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है, आप साइबर लॉ से क्या समझते हो? साइबर लॉ बेसिकली बोलो, जैसे कि आपने कोई कंप्लेंट करी है, फाइन, कंप्लेंट करी है कि कुछ बोला है जैसे फोन से रिलेटेड, भैया हो सकता है आपको बार बार किसी नंबर से कॉल आ रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ डेटा आपका कॉपी हो रहा है, तो आपने वो चीज साइबर लॉ में आपने क्या करा, उसको कंप्लेंट कर दी, सर ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है। तब साइबर लॉ समझते हैं क्या है, मतलब ऐसा अथॉरिटी, एक ऐसा कम्युनिटी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस फाइल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए ये बॉडी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट बना के रखा हुआ है। साइबर लॉ आल्सो नोन एज इंटरनेट लॉ और ई लॉ, मतलब साइबर लॉ क्या, जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी हुए हैं वो है साइबर लॉ। रिफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द यूज ऑफ, कैसे होगा, कैसे कंप्लेंट जाएगी, क्या प्रॉब्लम, किसके थ्रू, मतलब इंटरनेट, मतलब कंप्यूटर, मतलब अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब इनमें अगर कुछ फ्लॉज हुआ, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, या इसमें ऐसा कुछ आपको एज ए कंज्यूमर, कस्टमर प्रॉब्लम है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इस साइबर लॉ में थ्रू इंटरनेट ट्रांजैक्शन कंप्लेंट कर सकते हो। इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इसमें कुछ बाय लॉज है, कुछ ऐसा ही नहीं होगा कि इन जनरल आपने कंप्लेंट कर दी, इन जनरल बता दिया कि ऐसा मेरे को ये प्रॉब्लम है, नहीं, इट शुड बी जेन्युइन, वो प्रॉब्लम सटीक होना चाहिए और वो प्रॉब्लम डिफाइनेबल, मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ ये कुछ फॉल्ट है, ये कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लॉ बेसिस पे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा साइबर लॉ। फाइन, तो साइबर लॉ दैट प्रोहिबिट एंड पनिश ऑनलाइन क्राइम्स सच एज हैकिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट और साइबर स्टैकिंग, मतलब कुछ एग्जांपल्स ये हुए, जैसे हैकिंग, हैकिंग का मतलब होता है किसी ने आपका डेटा उठा लिया, कॉपी कर लिया है, अब उस डेटा का मिसयूज कर सकता है, तो वैसे केसेस आप कर सकते हो। कोई थेफ्ट से रिलेटेड केसेस हुआ, आपका डेटा स्टोरेज को चोरी हो गया है, वो केस भी आप साइबर लॉ में डाल सकते हो। फाइन, अब वैसे ही अब कुछ और इसमें टर्मिनोलॉजी है, कुछ और चीजें, जैसे इंटेलेक्चुअल, आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट बेसिकली क्या है। तो इंटेलेक्चुअल लॉ दैट प्रोटेक्ट ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट
ऐसी कुछ चीजें, मतलब हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। मतलब ये सारी चीजें इंटैंजिबल एसेट्स है, इसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप फील कर सकते, इसको टच नहीं सकते, देख नहीं सकते बेसिकली। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या एक्ट और क्या क्या होता है बेसिकली। डेटा प्रोटेक्शन लॉज that regulates the collection, storage and use of personal online data, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें, मतलब ये बेसिकली है कि आईटी एक्ट क्यों आया, क्यों जरूरी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ई कॉमर्स लॉ दैट गवर्न ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सच एज कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसके लिए भी ई कॉमर्स मतलब बेसिकली आईटी एक्ट आया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन डिफॉर्मेशन लॉ दैट एड्रेसेस ऑनलाइन डिफॉर्मेशन लाइबल एंड सरेंडर। साइबर सिक्योरिटी साइबर लॉ, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। आगे क्या हम इस क्वेश्चन में, इस यूनिट में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इंटेंजिबल क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या, और रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फाइन, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो कंपनीज इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो जो सेकंड क्वेश्चन अपना है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या एक्ट। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली। हो सकता है ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ए में दूसरा क्वेश्चन है, बी में ये फिट करके आ जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट क्या। तो अब देखो, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट refers to the legal protection afforded to the creator and owner of the original work, invention or innovation। मतलब ऐसे राइट को प्रोटेक्ट करना जो हमने खुद बिल्ड करा है, खुद से डेवलप करा है, जनरेट करा है। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो ऐसे एक्ट को रेगुलेट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट आया। This right allows individual and organization to control their assets, to control the use, distribution, exploitation of the intellectual creation। मतलब ये एक्ट कैसे रेगुलेट कर रहा है, जैसे कॉपीराइट है, किसी का भाई ट्रेडमार्क है, तो उसको रूल्स को फॉलो करने के लिए कोई चीज कॉपी ना हो, वो राइट को या वो एसेट को, इंटेंजिबल जो है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आया। फाइन, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कौन सबसे पहले टाइप, क्योंकि देखो क्वेश्चन में इतना पूछा है भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट क्या, अब उसको ब्रीफ करो, डिफाइन करो, तो उसको आपको कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा, चीजें लिखनी पड़ेगी, तो मार्क्स आपको कैसे आएंगे। तो आपको आंसर प्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैं लेके अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कौन कौन से अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो क्या है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो सबसे पहले पेटेंट क्या, पेटेंट से आप क्या समझते हो, जैसे आपने अलग अलग एग्जांपल देखो कि ये पेटेंट है, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, तो पेटेंट क्या, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू इन्वेस्टर फॉर न्यू और यूजफुल इन्वेंटरी सच एज प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और मेथड। ऐसी कोई इंटेंजिबल चीज जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल जिसको जनरेट करके रखी, कोई नया इंफॉर्मेशन उसने उसकी खुद से वो डेवलप करा है, आप वो उसे कभी रजिस्टर कर दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, तो वही है पेटेंट। तो वो क्या हो सकता है, पेटेंट एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक डिजाइन भी हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक मेथड्स भी हो सकती है। आप कोई मेथड अगर कॉपी है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको प्रोटेस्ट करेगा कि आप उसको कॉपी ना करो, उसको बेसिकली आप क्या करो कि मतलब कोई और यूज नहीं कर सकता, आपने उसका पेटेंट करवा के रखा है कि मेरे नाम से रजिस्टर है, मैं चीजें कर सकता हूं और मेरा ही वो प्रॉपर्टी है। आप देखो ये सारी एसेट्स खुद की डेवलप करेंगे, खुद का इन्वेंशन है, मतलब अभी खुद की प्रॉपर्टी है। हाँ, इसको अगर आप कॉपी करने के लिए देते हो तो आपके पास राइट है कुछ मॉनेटरी टर्म्स में लेने का, जैसे हम बोलते हैं रॉयल्टी या कुछ अदर चार्जेस, जो पर जैसे कोई भी चीज आपने कॉपी करी तो भैया पर प्रोसेस के आपको वो मनी पे करना पड़ेगा। कॉपीराइट, राइट ग्रांटेड टू ऑथर्स। कॉपीराइट किस पे, कॉपीराइट तो सिंपल है, कोई भी चीज मैंने कोई बुक पब्लिश करी, अब आपको लगता है कि वैसी बुक है जैसे ये बुक है,
अब ये बुक किस नाम से है? मणिपाल सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। अब इसका ये जो लोगो है, ये जो भी डिजाइनिंग है, जो भी फ्रेमवर्क है, जैसा भी पब्लिकेशन है, ये इन्होंने इनके नाम से कॉपीराइट करा हुआ है कि अब इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। जैसे आप देखो, मैं अगर पास से बताऊं, सिक्किम मणिपाल का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, तो आप इसको हम कॉपी नहीं कर सकते इसको। तो कॉपीराइट है। कोई भी बुक पब्लिशर है, अगर आपको ये चीज करनी है रिगार्डिंग द बुक्स या कोई भी चीज, तो वो सामने वाले पर्सन को आपको बता के करना पड़ेगा। आप बताओगे तो हो सकता है आपसे कोई एडिशनल वो चार्जेस या आपको कुछ पे आउट करना पड़ेगा। तो ये कॉपीराइट क्या? ग्रांट टू ऑथर क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, कोई आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई ऐसी डिजाइन्स हो, कोई ऐसी पेंटिंग्स हो। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है बुक्स, म्यूजिक और फिल्म, तो जैसे आप वो लिखा हुआ है ना यहाँ पे म्यूजिक और फिल्म, इसका भी एक सर्टेन कॉपीराइट है। कोई उसको कॉपी, देखो कॉपीराइट का मतलब आप कॉपी तो कर सकते हो उसको, उस चीज को, बट जिससे आप कॉपी कर रहे हो ना, उसको आपको चार्जेस अमाउंट, सर्टेन अमाउंट यू हैव टू पे देम। ट्रेडमार्क, distinctive signs, symbols, phrases used to identify business products such as logos, brand names, slogans. ट्रेडमार्क, ये राइट ट्रेडमार्क हुआ जैसे नाइकी का। फिर मारुति सुजुकी का कोई लोगो हो गया, टोयोटा का कोई डिजाइन हो गया, तो ऐसी सारी चीजें अब वो क्या है? ट्रेडमार्क है। ट्रेड का मतलब क्या? कॉमर्स बिजनेस, वो अपनी कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए उस ट्रेडमार्क का यूज करता है, क्योंकि वो देखो यूनिक चीज है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। मारुति सुजुकी का जो एस है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हो तो जेन्युइन पर्सन को आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो डिस्टिंक्टिव साइन, सिंबल्स, फ्रेजेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि ये लोगो आया, ये डिजाइन आया, तो वैसी की वैसी जो चीज है कोई और कॉपी तो देखो कर सकते हो सब चीज, बट सर्टेन अमाउंट उस कंपनी वाले को, उस डिजाइन वाले को या उस ब्रांड को आपको पे करना पड़ेगा। सच एज लोगो, ब्रांड नेम, स्लोगन। सर क्या स्लोगन लाइन कॉपी हो सकती है? स्लोगन लाइन कॉपी नहीं हो सकती, उसमें सर्टेन हम क्या कर सकते हैं? कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, उसकी ट्यूनिंग चेंज कर दी, या फिर हो सकता है सर्टेन पर्सन जो उसको मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर है, वो चेंज कर दिया। लाइंस कॉपी हो सकता है, नो डाउट। अगर आप कॉपी करते भी हो तो आपको पूछना पड़ेगा वो सारी चीजें, या वो सर्टेन अमाउंट कंपनसेशन उनसे लेना ही पड़ेगा। ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, भैया कोई डेटा भी है वो भी तो कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेसी है, वो आप शेयर नहीं कर सकते। और अगर आपको चाहिए तो सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वो क्रेडेंशियल क्या, यूजेस क्या, कोई बिजनेस का मेथड, रेसिपी, इंफॉर्मेशन, कंटेंट जो आप डिलीवर देना नहीं चाहोगे, बेसिकली वो आपका कॉपी है, आपका एसेट है, आपका खुद का बना हुआ है, आप नहीं, अगर आपको देना है तो आपको सर्टेन अमाउंट उस पार्टी से चार्ज करना, ये आपका विषय है। कोई देखो फ्री में कोई भी चीज नहीं देगा, अगर देगा भी तो आपको सर्टेन अमाउंट वो आपसे लेगा ही लेगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या? राइट ग्रांटेड टू क्रिएशन of original design for industrial products such as furniture, textile, packaging। अब ये जो सारी चीजें है ना, ये यूज्ड होती है बेसिकली कहां पे? इन टूल्स में। जैसे फर्नीचर हुआ, आपने उसकी डिजाइनिंग देख ली, फर्नीचर जैसे आप अभी बैठे हो तो इसका कुछ सर्टेन डिजाइन है, सर्टेन कलर है, सर्टेन साइज है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है बेसिकली इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो वो पर्टिकुलर पर्सन से आपको लेना पड़ेगा। कुछ अगर कुछ कॉपी भी करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पैकेजिंग करो, आपको सर्टेन ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है, तो पैकेजिंग अगर अच्छी है तो उसके लिए आपको वो कंपनी से पर्टिकुलर परमिशन लेना पड़ेगा कि मेरे को ये पैकेज आपका कॉपी करना है, इसका आपका कलर अच्छा है, लेबलिंग अच्छी है, साइज अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो ये सारी पैकेजिंग के थ्रू हम उस पर्सन से रॉयल्टी चार्ज करेंगे, और हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है या डिजाइन उसको यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, साइंस नेम दैट आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि हम डेमोग्राफिक वे में एक रीजन से दूसरे और प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो कुछ हमने सिंबल्स कर दिया, सिंबल प्रेजेंट कर दिया, तो उस प्रोडक्ट पे अगर कभी सिंबल्स यूज हुआ है तो वो क्या आपका कॉपीराइटेड, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई सोल्ड आउट नहीं कर सकता। अगर आप सेल करो उसके नाम से, उसके टैगलाइन से या उसके पैकेजिंग से, तो आपको सर्टेन रॉयल्टी यू हैव टू पे फॉर दिस।
Purpose of IPR, intellectual property right, to encourage innovation, creativity. अब जैसे आपका कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो, नया डिजाइन डेवलप करते हो, नया मेथड अगर डेवलप करते हो, तो उसे अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर नेशन है उसको डेवलपमेंट मिलेगा, नया इनोवेशन, नया आइडियाज, नया क्रिएटिविटी आएगा। प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो जैसे R&D होगा, जैसे R&D होगा, नई चीज आएगी, कोई नया रिसर्च हुआ, कोई नया फॉर्मूला हुआ, तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूट के नाम से, सर्टेन पर्सन के नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। ब्लॉक्ड इन द सेंस क्या मतलब है, इसको जो है कॉपी करो, कॉपी करना इज वेल एंड गुड, बट अगर कॉपी भी कर रहे हो कोई नई चीज है, कम से कम उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेस्ट मिलेगा, कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जैसे जैसे नया रिसर्च आएगा, नए नए आईपीआर आएंगे, कोई कंटेंट आया, कोई फॉर्मूला आया, कोई डिजाइन आया, कोई प्रोसेस आया, कोई मेथड्स आया, कोई सिंबल्स आया, कोई पैकेजिंग आया, तो ये सारी चीजें आएंगी, तो आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स एज ए नेशन का ग्रोथ होगा, एज ए नेशन हम डेवलप करेंगे। इंश्योर पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, prevent unauthorized use and exploitation of intellectual creation, तो मतलब पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज, कोई भी कॉपीराइट है, कोई भी बुक है, जैसे बुक पब्लिश है, भाई सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का बुक पब्लिश है, तो इसको हम कोई भी एज इन पब्लिक, एज इन जनरल आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज, मतलब इस कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का कोई बिना बताए हुए या बिना कॉपी करे यूज ना हो, क्योंकि कोई कॉपी ना करे, एक तो है क्या, आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए हम ये आईपीआर लेके आए। बेनिफिट ऑफ आईपीआर, राइट टू यूज, अब आईपीआर क्या है, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज प्रॉफिट फ्रॉम क्रिएशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनकरेंट अनऑथराइज्ड यूज, इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू लाइसेंसिंग एंड रॉयल्टी, एनहांस रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू। तो आईपीआर बेसिकली क्या है, ताकि आपका जो एसेट है इंटेलेक्चुअल वो प्रोटेक्ट हो सके। अब जैसे प्रोटेक्शन होगा, हो सकता है किसी बुक से हमको रेवेन्यू जनरेट हो, किसी प्रॉपर्टी से डिजाइन को बेचेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिकवर तो होगा, अमाउंट तो मिलेगा। फाइंड इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हमको कुछ एडवांस चीजें मिले, तो आईपीआर क्या था, राइट्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ that protect our work, innovation, convention या new product development। तो ये सारे आईपीआर एक्ट थे। अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कॉपीराइट इसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच।